वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपेट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी एक्ट के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बाद यदि किसी एक चैप्टर से, ये यूनिट से सबसे ज्यादा सवाल बनने वाले हैं तो वो फार्मेसी एक्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखें तो और नोट डाउन करें अपने नोट्स के अंदर, तो मैं लगभग सारे के सारे ही जो हमारे सवाल हैं उनको कवर कर पाऊंगा इसी एक लेक्चर के अंदर। चलिए तो अपन व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट करते हैं फार्मेसी एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इंपॉर्टेंट डेट। तो सबसे पहला हो जाता है 1948, सेकंड होता है हमारा 4 मार्च 1948। इसके अलावा अपने को तीन डेट्स और याद रखने हैं, 1959, 1976 एंड 1981। आपको सभी में बताता हूं धीरे धीरे क्या है। दिस इज द डेट ऑन विच फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड। इसके रूल्स वगैरह आए थे या फिर केम इनटू फोर्स कह सकते हैं, सॉरी रूल्स तो नहीं, केम इनटू फोर्स फ्रॉम 4 मार्च 1948। इसके अलावा ये हमारे तीन पॉपुलर अमेंडमेंट्स हैं, किसी भी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स आते ही हैं, जिसमें से 1976 वाला हम मेजर कहते हैं। तो हमारा फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज द गवर्निंग बॉडी। फार्मेसी एक्ट जो है या फिर इसके अंदर जो भी बोर्ड्स वगैरह हैं, दोज आर द गवर्निंग बॉडी फॉर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो चलिए सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देते हैं। फार्मेसी एक्ट के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा रेजिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये जो है, ये प्रोफेशन मैंने लिखा है, मुझे पता है आपको लाइट के कारण दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कह देता हूँ, रेजिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? दो तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, रेज किया जा सकता है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को। पहला है यूनिफॉर्म एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए। अपने मेडिसिन वाले लाइन में, फार्मेसी की लाइन में सबको यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी जाए। एंड कंट्रोल ओवर द एंट्री इन प्रोफेशन। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह की जाती है। तो कंट्रोल क्या आ सकता है कि एक पर्टिकुलर एजुकेशन वाला ही बंदा जो है वो हमारे फार्मेसी के फील्ड के अंदर आ सकता है। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि जो भी लोग डिस्पेंसिंग कर सकते थे, मतलब जिन्हें भी चीजें पढ़ने आती थी, चीजों का मतलब यहाँ पे ड्रग्स से है, जो भी ड्रग्स वगैरह है, कॉम्बिनेशन वगैरह है, यदि उन्हें बनाने और देने आती थी तो वो फार्मेसी के प्रोफेशन के अंदर चले जाते थे। लेकिन 2048 के बाद जब ये फार्मेसी एक्ट आया, उसके बाद से ये प्रोफेशन के अंदर काफी कुछ चेंज आने लगे कि किसी के पास कोई पर्टिकुलर डिग्री है, वही डिग्री वाले पर्सन ही फार्मेसी की फील्ड में आ सकता है। चलिए, ये तो ठीक है। एंड अब देखिए सेकंड को अपन जान लेते हैं। टू इंश्योर एजुकेशन बाय फ्रेमिंग द कोर्स एंड अप्रूविंग द इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, एजुकेशन हमने कहा यूनिफॉर्म एजुकेशन देंगे, लेकिन यूनिफॉर्म एजुकेशन हम कैसे देंगे? तो सबसे पहला तरीका है कि फ्रेमिंग द कोर्स को फ्रेम करें। दूसरा, अप्रूव करें वेरियस इंस्टीट्यूशंस को। अगर अप्रूव करते हैं तो वहां पे वो कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जितने हो सकते हैं जो कि मतलब चाहते हैं कि वो फार्मेसी के प्रोफेशन को ऑप्ट करें, वो वहां से नॉलेज गेन करके फार्मेसी के प्रोफेशन में आ सकते हैं। अब बेसिकली प्रोफेशन में आने का सबसे आसान और सबसे लेजिटिमेट जो तरीका है वो रजिस्ट्रेशन है। The registration of pharmacist in various states via maintenance of register। अपन फर्स्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, अपन सेंट्रल रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट होता है, तो आपके पास यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि आप एग्री करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ, तो ऐसा होता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। आप वेरियस स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर भी एक रजिस्टर मेंटेन होता है हर एक स्टेट का, और उसके अंदर आपका नाम चढ़ जाता है। तो यस, यू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब कुछ कॉमन नॉलेज इसके बारे में, फार्मेसी एक्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, टोटल चैप्टर इसमें 5 है और जो सेक्शंस हैं वो 46 हैं। तो इसमें जो चैप्टर 1 है, जो मैंने यहाँ चैप्टर 1 लिख रखा है, दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट और सेकंड सेक्शन के बीच में इसकी सेक्शन है, जो भी मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख रखा है। सेक्शन 1 और 2 के अंदर इंट्रोडक्शन दे रखा है। चैप्टर 2 जो हमारा है वो सेक्शन 3 से 18 के बीच में है, इसमें पीसीआई के बारे में दे रखा है। उसके बाद एसपीसी है, एसपीसी इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स, ये 19 to 28 सेक्शंस के बीच में दे रखा है। ये हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 4 जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, जो कि है सेक्शन 29 to 40 के बीच में। और फिर हमारा लास्ट आ जाता है मिसलेनियस हमारा जो है वो 40 to 46 के अंदर है, और ये है चैप्टर 5, 41 to 46 सेक्शंस के बीच में है, और ये हमारा चैप्टर 5 बन जाता है। अब देखिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है जो हमको याद करने हैं, वो है देखिए सेक्शन नंबर 3, इसके अंदर सेंट्रल काउंसिल के बारे में बता रखा है। सेंट्रल काउंसिल ही हमारा पीसीआई है। देखिए यहाँ पे सेक्शन 3 आ रहा है। सेक्शन 12 जो है, जो हमारा पीसीआई का है, इसके अंदर कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सेक्शन 12 को यदि आगे हम 2 पार्ट्स में तोड़ें, सेक्शन 12 1 और सेक्शन 12 2, इसके अलावा भी होते होंगे। तो सेक्शन 12 के अंदर
कोर्सेज अप्रूव्ड के बारे में बताया हुआ है, कौन कौन से कोर्स अप्रूव्ड हुए हैं। और सेक्शन 12(2) के अंदर अपन स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। यदि आप स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पास नहीं किए हैं तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 14। सेक्शन 14 इज अबाउट फॉरेन क्वालिफिकेशन। अगर बाहर से कोई बंदा आके हमारे यहाँ स्टेट फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, या फिर बेसिक एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, कॉमन क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए एक सेम लेवल की, उसके बारे में सेक्शन 14 के अंदर दे रखा है। सेक्शन 15 के अंदर सेंट्रल रजिस्टर, मैंने आपको बताया सेंट्रल रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद सेक्शन 19, इसके अंदर स्टेट काउंसिल के बारे में दे रखा है। अपन यहाँ वापस आ जाते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल सेक्टर 19 के अंदर। सेक्शन 20 के अंदर इंटर स्टेट एग्रीमेंट के बारे में दे रखा है, जिसके साथ MOU भी साइन होता है। MOU साइन क्या आता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। AICTE और UGC के बीच में एक MOU साइन हुआ है। MOU को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसके बाद अपन वापस आते हैं, ये है ER। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ER का मतलब होता है एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन मतलब अपनी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो भी चेंजेस लाने होते हैं, जो भी बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, जैसे अपना PCI भी है। देखिए मैं आपको PCI के बारे में बताऊं तो PCI जो है हमारा, वो सेक्शन 10 के अंदर, हमारा जो फार्मेसी एक्ट है उसके सेक्शन 10 के अंदर हमें ये बताता है। अब देखिए सेक्शन 10 कहाँ रिलेटेड है, PCI से, इसी से मैंने PCI का नाम दिया। अब PCI क्या है कि उसके पास सेक्शन 10 के अंदर पावर्स दिए जाते हैं कि वो एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहता है तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो हमारा फर्स्ट ईयर है, ये सवाल पूछा जा सकता है फर्स्ट ईयर कब आया था, 1953। फिर 4 है टोटल, 1972, 1981 और 1991। अब देखिए ये जो है, ये हमारा करंट का जो ईयर चल रहा है एजुकेशन रेगुलेशन, वो 1991 का है। आउटडेटेड नहीं कह सकते हैं, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो उनसे एक नया ईआर नहीं आता। जब मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं तब ईआर एक नया आता है, ठीक। हो सकता है अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी को एक नई ईआर की जरूरत हो, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें ऑनलाइन जा रही हैं, ऑनलाइन ट्रेवल कर रही हैं, अपन ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन उन्हें पढ़ रहे हैं। आप भी देखिए अभी ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में, एजुकेशन रेगुलेशन को लाता कौन है या प्रिंट कौन करता है या फिर किसके अंडर आती है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर ईआर आता है, ठीक है। तो ये था इस पूरे के बारे में, इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, देखिए इसके अंदर हमें 3 चीजें याद रखनी है। व्हाट इज द टर्म ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो, और इसके रूल्स क्या क्या है। 3 चीजें, यही 3 जगह से सवाल बनते हैं, और किसे कौन इलेक्ट करता है, ऐसे सवाल कह सकते हैं। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी टर्म होती है 5 years। जस्ट अ सेकंड में अपना, यस, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी टर्म होती है 5 years। यदि कोई भी मेंबर इसका सिलेक्टेड है वो 5 years के लिए होल्ड करता है अपनी सीट को। और यदि देखिए इसके अंदर मीटिंग्स होती हैं, यदि आप 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग यदि आप मिस करते हैं, इफ यू मिस 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग, यू मस्ट सबमिट अ रजिस्ट्रेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पे मिस हो गया, या आप ऐड कर दिए टू द प्रेसिडेंट, मैंने लिख दिया प्रेसिडेंट, इसे समझ लीजिएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। मेंबर्स ऑफ PCI, अब अपन को मेंबर्स के बारे में ध्यान देना है। तो देखिए इसमें मैंने EN और EO लिखा है। E का मतलब है इलेक्टेड, N का मतलब है नॉमिनेटेड, और EO का मतलब है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स 8 हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स 9 हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर 3 है, ठीक। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर में हमारे पहले मेंबर आ जाते हैं DGHS, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया। DCI, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। D से डायरेक्टर ऑफ CDL, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी इंडिया। ये कहां आपको मिलेगा, ये मिलेगा कोलकाता में, याद रखिएगा। यहां से सवाल बन सकता है कि CDL कहां सिचुएटेड है, कोलकाता में। इससे पहले के एक्ट्स में भी मैंने पढ़ा रखा है। नॉमिनेटेड मेंबर्स 9 है, तो अब 9 गिन लेते हैं, 2 + 1 + 6 9। तो इसमें से 2 मेंबर्स जो हैं, एक UGC से, एक AICTE से, दोनों एक दोनों जगहों से एक मेंबर होंगे जो कि नॉमिनेटेड होंगे इस PCI के अंदर। 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट या फिर ऑल स्टेट्स। बात वही पड़ती है, यहां पर 29 मेंबर्स हर एक स्टेट से नहीं आएगा। 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ऑल स्टेट्स या फिर ईच स्टेट। 6 मेंबर्स अमॉन्ग विच 4 मस्ट हैव डिग्री और D फार्म की डिग्री उनके पास होना चाहिए। 6 मेंबर जिनमें से 4 के पास डिग्री या D फार्म होना चाहिए। यूजुअली इसको बुक के अंदर ऐसे लिखते हैं, 6 मेंबर अमॉन्ग विच मोर देन हाफ मस्ट हैव डिग्री और D फार्म, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है इलेक्टेड मेंबर्स पे। इलेक्टेड मेंबर्स में 8, 1 + 1 + 6, तो वही है बीच वाला, तो हमारा वही है 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट या ऑल स्टेट। 1 member from MCI Medical Council of India and 6 member among which more than half, that is 4, must be teachers elected by UGC.
देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं, सीजीएन कह लीजिए। तो ये थे हमारे, देखिए ये इस टेबल को ऐसे ही बनाइए, पूरा याद कर लीजिए, पी लीजिए, चाहे कुछ करिए, यहां से सवाल बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, प्लीज इसे याद करिए। रोल्स ऑफ पीसीआई। अब पीसीआई के पास ऐसे रोल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें टू अमेंड द एजुकेशन रेगुलेशन, अपन ईआर के बारे में स्टार्टिंग में ही बात किया था, किस सेक्शन के अंदर, तो सेक्शन 10 के अंदर उसको इंपावर मिलती है अमेंडमेंट्स वगैरह करने की। अप्रूवल ऑफ कोर्स एंड एग्जामिनेशन कहां, सेक्शन 12 से रिलेटेड है, ठीक। विड्रॉवल ऑफ अप्रूवल कौन करता है, एग्जीक्यूटिव कमिटी करती है। तो यहाँ क्या है फिफ्थ में, टू फॉर्म एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या करती है, इंस्पेक्शन वगैरह हेल्ड करती है। जो आपने फैसिलिटीज बता रखे हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन फैसिलिटीज को रीचेक करना एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम है। और यदि मिनिमम चीजें वहां पे नहीं मिलती हैं, वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, तो वो विड्रॉल ऑफ अप्रूवल कर सकते हैं किस चीज का, जो आपने अप्रूव कर रखा है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई पर्टिकुलर कोर्स चलाने के लिए, ठीक है। अब 4, टू अपॉइंट रजिस्ट्रार टू सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल के अंदर एक रजिस्ट्रार होता है जो कि हमारे लिए बेसिकली जो हमारे रजिस्टर वगैरह भी फुलफिल करता है, जो सेंट्रल रजिस्टर है उसको लिखने वाले भी यही रजिस्ट्रार होते हैं। तो ये इसके 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स थे पीसीआई के जो इसे करने हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स, इसके अंदर भी बिल्कुल ही सेम चीजें हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है पीसीआई से। मेंबर्स में थोड़े बहुत डिफरेंस है, कुछ चीजें ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कारण भी अलग हो जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ। सेम चीज जैसे मैं कह रहा था, इसके अंदर भी जो टर्म है वो 5 इयर्स की है, तो 5 इयर्स की टर्म सेम है पीसीआई और स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स की। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, 2 और मोर स्टेट्स कम टुगेदर टू ब्रिंग अप अ ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जेएसपीसी, ठीक, जेएसपीसी ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि 2 अलग अलग स्टेट्स मिलकर एक ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाते हैं और उसके अंदर भी ऐसे ही मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अपन मेंबर्स ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल देखते हैं। दोनों ही चीजें कुछ जगह पे सेम है, कुछ जगह डिफरेंट है, बता देंगे आपको। एक्स ऑफिशियो मेंबर 3 होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले एक्स ऑफिशियो मेंबर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, सेकंड इज ऑफिसर इन चार्ज ऑन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ये तो थे हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट में तोड़ रखा है नॉमिनेटेड मेंबर्स को। 5 मेंबर होते हैं, यहाँ पे मैंने 5 लिख रखा और यहाँ 2 और 4 लिख रखा है, तो 6 हो गए। गलत कैसे हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में यदि हम मानते हैं कि हमने 2 स्टेट्स एक साथ लिए हैं, तो 2 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट के मिनिमम 2 या फिर मैक्सिमम 4 मेंबर्स हो सकते हैं, यही मैंने यहां लिखा है। आप उसको दोबारा सुनिए। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ये वाली लाइन है और ये इलेक्टेड वाले में ये वाली लाइन ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की मेंबर की है, ठीक। अब ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हम मानते हैं कि 2 ऐसे मतलब स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अपन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ले लेते हैं, 2 ऐसे जिसके पहले एक ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल हुआ करती थी। अब मान लीजिए यदि उनकी ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वही एक, तो अब क्या होगा कि इनिशियली तो उनमें 5 मेंबर्स थे क्योंकि आंध्र प्रदेश एक बड़ा स्टेट था। 5 मेंबर्स अमंग विच 3 मस्ट हैव डिग्री और डी फार्म। तो ये चीज तो एक पूरे आंध्र प्रदेश में जितने भी, उसमें से सिर्फ 5 मेंबर लेने थे और उनमें से 3 के पास डिग्री या डी फार्म होनी चाहिए थी। अब सेकंड वाले पॉइंट को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि उनका ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बन गया है किसके साथ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, आंध्रा, यस, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो 2 स्टेट्स की बनी हुई है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये वाला जो पॉइंट है जिसके अंदर 2 to 4 मेंबर अमंग विच हाफ मस्ट हैव डिग्री और डी फार्म, तो मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम अप टू 4 मेंबर फ्रॉम 1 स्टेट की यहां पे बात हो रही है। मान लीजिए कि तेलंगाना ने क्या किया कि टोटल 5 मेंबर्स में से उसने क्या किया, मिनिमम 2 मेंबर अपने नॉमिनेट किया और आंध्र प्रदेश को फिर 3 मेंबर नॉमिनेट करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए तेलंगाना कहता है कि हम मैक्सिमम मेंबर अपने रखेंगे और आंध्र प्रदेश मान जाता है कि एक्चुअली ऐसा है कि आप 4 रख सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश 1 रखेगा। हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, टोटल नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉमिनेटेड मेंबर में 5 मेंबर्स, तो ये वाला जो पॉइंट है 2 to 4 मेंबर्स, ये सिर्फ एक स्टेट के लिए है, ठीक। सेम चीज यहां पे आती है इलेक्टेड वाले में। इलेक्टेड वाले में 6 फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम द स्टेट। एक पॉइंट तो ये बना, दूसरा ये पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। 1 मेंबर फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, तो वहां से एक ही मेंबर आएगा। अब सेम चीज जो यहाँ पे 2 से 4 थी वहां 3 to 5 हो गई है। मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम ईच स्टेट,
ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए सारे के सारे। इसके बाद बचता है अपना जो मेजर रोल्स है एसपीसी का। तो दो मेजर रोल्स है, एंट्री एंड रिमूवल ऑफ द नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर एंड सेकंड मेंटेनेंस ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर। देखिए आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, आपका सबसे पहले नाम फर्स्ट रजिस्टर के अंदर जाता है, फर्स्ट रजिस्टर के बाद सबसीक्वेंट रजिस्टर के अंदर जाता है, उसके बाद एक रेगुलर रजिस्टर। 3 ऐसे रजिस्टर होते हैं जिनके अंदर आपके नाम लिखे जाते हैं। सो फाइनली रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट जिसे हमें पढ़ना है सेक्शन 29 से लेके 40 के बीच में। तो उसमें जो सबसे पहला, यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है एज अ फार्मासिस्ट, तो आपके पास कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप 18 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे लाइट थी मैंने कुछ लिखा नहीं, नाइस। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज, 250 प्लस आवर्स ऑफ डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 250 आवर्स ऑफ प्लस प्रैक्टिस इन फार्मेसी का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये आज भी वैलिड है। नए कोर्स के अंदर ये वैलिड है कि नहीं, नहीं पता है, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एंड नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आरपी मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आरपी मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज ऑल्सो एंटर्ड विद। सबसे पहला काम इसके अलावा और क्या क्या एंटर होगा, फुल नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस, डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन मतलब कब आपने पहला एडमिशन लिया उसके बारे में लिखा जाता है, क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या आपके पास है या नहीं, प्रोफेशनल या फिर ऑफिस एड्रेस मतलब जो भी दुकान वगैरह या एस्टेब्लिशमेंट वगैरह आप खोलना चाहते हैं तो आपका ऑफिस एड्रेस भी उसमें इंक्लूडेड होता है, जो कि आप चेंज वगैरह करवा सकते हैं क्योंकि आप अपने ऑफिस को शिफ्ट करते रहते हैं बार बार। रेजिडेंशियल एड्रेस भी चेंज हो सकता है आप चाहे तो। एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीजें जो कि उसके अंदर होती हैं, तो ये भी रजिस्टर फार्मासिस्ट के नेम के साथ फर्स्ट रजिस्टर के अंदर मेंशन किया जाता है। अब देखिए रजिस्टर है, फर्स्ट रजिस्टर, सब्सिक्वेंट रजिस्टर और रेगुलर रजिस्टर। 3 रजिस्टर होते हैं, अपन को 2 पढ़ते हैं। फर्स्ट रजिस्टर जो है हमारा, इट इज पब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर दी ट्रिब्यूनल। दी ट्रिब्यूनल एक कमेटी है जिसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं और एक सेक्रेटरी होता है। ये सेक्रेटरी रजिस्टर को देखभाल का काम करते हैं, उसके अंदर यही सेक्रेटरी जो है रजिस्टर को देखभाल करते हैं। एंड देन कमता है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफिकेशन, होल्ड अ डिग्री इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और हैव अ डिप्लोमा अंडर इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, बी फार्म वगैरह इंक्लूडेड होता है इसी के अंदर। एंड मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं आपको एग्जामिनेशन याद दिलाऊं तो अपन ने सेक्शन 12(1) का बात 12(2) की बात की थी, और मस्ट हैव क्वालिफाइड अ डिग्री जो कि कोर्सेज एडमिनिस्ट्रेटेड है, तो वो है 12(1) के अंदर। आपको याद होगा ये दोनों सेक्शन अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रजिस्टर के अंदर आपका नाम हो जाता है। एंड सेकंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर मस्ट हैव ऑल द क्वालिफिकेशंस, मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा यहाँ तक ये सारी चीजें सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अंदर आपको पहले से क्वालिफाइड होने चाहिए। एंड मस्ट बी अ रजिस्टर फार्मासिस्ट इन फर्स्ट रजिस्टर। यदि आपका फर्स्ट रजिस्टर में नाम है तभी आप सब्सिक्वेंट रजिस्टर में नाम लिखवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें सब्सिक्वेंट रजिस्टर के बारे में, इसकी फीस वगैरह है वो आपको पेड होनी चाहिए। आप एक रेजिडेंट ऑफ स्टेट होने चाहिए, मतलब डोमिसाइल वगैरह भी लगता है सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अंदर आपका। तो यह सब्सिक्वेंट रजिस्टर, इसके बाद जो आपका नाम है वो जाके कहीं आप स्टेट जो हमारा सेंट्रल काउंसिल है उसके रजिस्टर में आपका नाम चढ़ा जाता है। तो इस तरीके से अपन सारे रजिस्टर को कंप्लीट कर देते हैं। अब अपन को ध्यान देना है 1 अप्रैल वो डेट है जिस डेट में अपन क्या करते हैं कि सारे के सारे ही जो रजिस्टर होते हैं वो प्रिंट किए जाते हैं वाया स्टेट गवर्नमेंट अंडर दी ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो अपन को 1 अप्रैल याद रखना है किस लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंटिंग होती है। किस चीज की, प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक है, आपको ध्यान देना है। और जो भी रजिस्टर है आपका सर्टिफिकेट वैलिड होता है आपकी 31 दिसंबर ऑफ द ईयर, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, तो अप टिल व्हाट इट इज वैलिड, तो 31 दिसंबर बाय द एंड ऑफ द ईयर वैलिड रहता है, उसके बाद आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। अब कुछ चीजें रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में देखिए, आप फार्मेसी के मिनिमम एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अपने सारे क्वालिफिकेशंस को एक फॉर्म के ऊपर भरते हैं। उस एप्लीकेशन को आप आगे जाके स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो हेड ऑफिस है उसके अंदर जाके देते हैं। देने के बाद यदि उन्हें वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं आपको, मतलब देखते हैं, और मतलब देखने का मतलब ये है कि वो जब जांच पड़ताल करते हैं कि यस यू हैव मिनिमम क्वालिफिकेशंस और नॉट, और यदि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस है तो वो आपका नाम रिकमेंड कर देते हैं फर्स्ट रजिस्टर के अंदर लिखे जाने के लिए। देखिए अभी अभी हमने जाना कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट कैसे होता है। फाइनली रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका रजिस्टर के अंदर आपके नाम वगैरह कैसे अंकित किए जाते हैं। तो जरूरी नहीं आपका नाम वहां पे अंकित ही रहे, लेकिन अंकित करने का मतलब वहां लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैं नाम को नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, तो अपन वहां से नेम रिमूव भी हो सकता है। अब रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर, अब देखिए ये बेसिकली डन बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमारी बनाई जाती है, उसी के अंडर ये सब काम होता है। हमारे रजिस्ट्रार साहब जिन्होंने मतलब नाम वगैरह लिखे होते हैं रजिस्टर के
के अंदर तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जब रीचेक करती है तो उसको यदि कोई प्रॉब्लम दिखती है उसके अंदर, तो प्रॉब्लम कैसी कैसी हो सकती है। इफ अ नेम इज एंटर्ड बाय एरर, यहाँ पे एरर लिखा है, मुझे पता है आपको लाइट के कारण नहीं लिख रहा है, और इट इज रिटन बिकॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, यदि किसी की गलती के कारण या फिर कुछ और समझ लेने के कारण आपका नाम यदि उसके अंदर एंटर्ड है तो उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी हटवा सकती है। इफ पर्सन एम्प्लॉयड अंडर हिम हैज अ बैड नेम इन द सेम प्रोफेशन, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन नेक्स्ट वाले को समझ लेते हैं। इफ ही हैज और शी हैज, यहाँ पे ही या शी मिस हो गया है। इफ ही और शी हैज कन्विक्टेड एनी मेजर ऑफेंस इन द प्रोफेशन, यदि उसने कोई मेजर ऑफेंस कर रखा है तो उसका सीधा सीधा ताल्लुकात जुड़ जाता है बैड नेम से इन द प्रोफेशन। तो यदि आप किसी ऐसे आदमी को प्रोफेशन जो कि सेम प्रोफेशन के अंदर बैड नेम रखता है, ऐसे आदमी को एम्प्लॉयड रखते हो, तब भी आपका नेम रजिस्टर से हटाया जा सकता है। और ये बैड नेम आता कैसे है, यदि आपने कोई मेजर ऑफेंस कर रखा हो प्रोफेशन के अंदर, मतलब आपने कोई, मैं कह सकता हूं एक तरीके से स्कैम कर दिया हो काफी बड़ा वाला किसी कंपनी वगैरह के साथ, तो आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट के नाम से हटाया जा सकता है। तो अपन फाइनली आ गए हैं फार्मेसी एक्ट के अपने लास्ट टॉपिक ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में, जिसके बारे में हमें मिसलेनियस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना था, जिसका सेक्शन था 41 to 46। अगर आपको याद है वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। तो चलिए अपन उन 4 ऐसे बेसिक ऑफेंसेस को देख लेते हैं और उसकी पेनल्टीज को। तो सबसे पहला, फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आरपी का मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो यदि फर्स्ट टाइम आप पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपीज फाइन और 3 मंथ की जेल, और यदि आप सेकंड टाइम सब्सीक्वेंट टाइम यदि पाए जाते हैं तो आपको 1000 रुपीज तक का फाइन और 6 मंथ की जेल हो सकती है। फेलिंग टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नहीं है और आप उसे फेल कर जाते हैं सरेंडर करने से, तो 50 रुपीज तक का फाइन लग सकता है। ये बेसिकली इंस्पेक्टर जब मौजूद होता है तब ये फाइन लगता है आपको। एंड फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टेट काउंसिल इंस्पेक्टर, अभी मैं उसी की बात कर रहा था, तो यदि आप उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब उन्हें रोकते हैं उनके कार्य करने से, तो आपको 6 मंथ की जेल और 1000 रुपीज तक का फाइन लग सकता है। डिस्पेंसिंग डन बाय अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की बात हो रही है। यदि अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर्सन को, मतलब उस आदमी को 6 मंथ की जेल और 1000 रुपीज तक का फाइन हो जाता है। देखिए मेजर चीजें ये हैं कि 3 में लगभग सेम ही हमारा जो वो है ऑफेंस है, मतलब ऑफेंसेस अलग अलग हैं लेकिन पेनल्टी सेम है। और ये जो 2 ऐसे फर्स्ट और ये वाला जो है इसके अंदर पेनल्टीज अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इनको याद करने के लिए। तो इसी तरीके से खत्म हो जाता है हमारा फार्मेसी एक्ट। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।